साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों कई बार ऐसा होता है कि एक बेसिक क्वेरी हम सबके माइंड में आती है कि हम एंटी करप्शन केस को लड़ना भी चाहते हैं, जीतना भी चाहते हैं, बट मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हमारा मानना ही होता है कि जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं या जो इस सब्जेक्ट पे लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, बेटर है कि उनके पास चलते हैं, समाधान वही दे पाएंगे और अल्टीमेटली हम अपना केस जो है जीत जाएंगे। 99% आरोपी इसी माइथोलॉजी पे काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एडवोकेट के पास जाएंगे, अपना केस डिस्कस करेंगे, अपना ढंग से डिफेंस रेडी करेंगे तो हम लोग नहीं हारेंगे, यही तो है ना। पर साथियों ज़रा सोचिए कि जो लोग कन्विक्ट हुए हैं इन मामलों में, क्या उनके पास वकील नहीं थे? क्या उनकी पैरवी वकील के मार्फत नहीं हुई? क्लियर है बात ये। तो उसका मतलब वकील साहब पैरवी करें तब भी कन्विक्शन हो सकता है। तो क्या ऐसा बेसिस है इन मामलों में जो हमें जीत दिलवाता है या मुकदमा हराता है? वो है हमारी प्रिपरेशन। साथियों बेसिकली जितना केस को आप समझते हो उतना हम वकील लोग नहीं समझ सकते, यकीन मानिएगा इस बात को, बिकॉज हमें कानून पता है। हम बैचलर ऑफ लॉ हैं, बैचलर ऑफ फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स क्या है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल क्या है, ये आपको पता है, ये हमें भी नहीं पता। उन फैक्ट्स पर अगर सीबीआई या एंटी करप्शन या विजिलेंस ये कहते हैं कि आपने उल्लंघन किया है, तो वास्तव में आपने उल्लंघन किया है या नहीं किया है, वास्तव में आपके अधिकार कानून में क्या है और किस किस रूप में अफेक्ट हुए हैं, और जो कंसर्न एजेंसी है उनकी जिम्मेदारी क्या है, उन्होंने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सही से किया या नहीं करा, इन सब पर हम कोर्ट को एनलाइटन करते हैं। फिर कोर्ट जो है फैसला करते हैं कि प्रोसिक्यूशन जेन्युइन है या नहीं है, प्रोसिक्यूशन बैड है या नहीं है, और अल्टीमेटली आपको बरी करना चाहिए या आपको कन्विक्ट करना चाहिए। पर साथियों अगर हमने प्रयास ही नहीं करें तो सफलता कैसे मिलेगी, आप बताइए। साथियों लोग सोचते हैं कि एडवोकेट के पास जाने से ही सफलता मिलती है। मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, गुरु के आश्रम में अर्जुन थे जिन्होंने शिक्षा ली, दीक्षा ली, और एकलव्य भी थे जो गुरु के आश्रम से बाहर थे, जिन्होंने सिर्फ देखा, पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि ये लोग कैसे काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है? एकलव्य है, अर्जुन नहीं। ये इतिहास है, ये मैं भी नहीं कहता हूँ। साथियों जरूरी नहीं कि हम स्कूल के अंदर जाकर ही कुछ सीख पाएंगे। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो हम स्कूल से बाहर रह के भी स्थितियों को समझ सकते हैं, परिस्थितियों पर काम कर सकते हैं, और एक बेटर ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो हम करना क्यों नहीं चाहते? समझ में ही नहीं आता। साथियों बड़े से बड़े युद्ध हुए, जो खुद थे छत्रपति, जो खुद थे राजा, वो लड़े मैदानों में जाके। चाहते तो वो सेना को भेज देते, चाहते तो वो बड़े से बड़े जो सेनापति हैं या जो लड़ने वाले योद्धा हैं उनको भेज देते। उन्होंने कहा नहीं, जब बात अधिकारों की है, बात सम्मान की है, तो हमें खुद ही लड़ना होगा। तो आपके अधिकार प्रभावित हुए हैं, ना कि वकील साहब के। आपके अधिकार अफेक्ट हुए, ना कि सीबीआई या विजिलेंस के। तो आप लड़ना क्यों नहीं चाहते हो? क्यों चुपचाप बैठे हो? कब तक चुपचाप बैठोगे? समझ नहीं आता। साथियों इसी कड़ी में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही तो है कि खुद से तैयारी करें, या जो एंटायर केस है हम छोड़ दें वकील साहब के ऊपर। देखो केस को लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो सब बात की बात है, पर केस का डर और भय जो हमारे माइंड में घुस गया है उसको बाहर सबसे पहले जो है निकालना पड़ेगा आपको। साथियों कहते हैं ना कि मन के जीते जीते हैं और मन के हारे हार। आप केस को लड़ने से पहले ही हार के बैठे हो। अरे बहुत कॉम्प्लिकेट केस है, अरे सीबीआई का ट्रैप है, अरे विजिलेंस का ट्रैप है, अरे एसीबी का ट्रैप है, अब तो बच ही नहीं पाएंगे, हमारे खिलाफ एविडेंसेस हैं, अब तो सजा पक्की है। ये मान के बैठते हो आप केस को लड़ने से पहले। केस को लड़ना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को भय मुक्त करना होगा। अगर भय मुक्त नहीं हुए तो केस को लड़ ही नहीं पाओगे। आप लड़ने जा रहे हो पर मन परेशान है, आप तैयारी कर रहे हो पर मन परेशान है, और पेंडुलम की तरह बार बार जो है साइड को चेंज कर रहा है। कई बार लगता है बच जाऊंगा, कई बार लगता है कि बच नहीं पाऊंगा। तो संगत क्या है आपकी, ये बहुत बड़ा रोल जो है अदा करती है आपकी जीत में। अगर आप संगत कर रहे हो नेगेटिव लोगों की, जिन्हें कुछ नहीं आता, जो सिर्फ ये कहते हैं आपको कि तुम लोग बच ही नहीं पाओगे, तो आप बच ही नहीं पाओगे। पर जो लोग पॉजिटिव हैं और आपको पॉजिटिव कर रहे हैं, उनकी संगत करोगे तो डेफिनेटली एक केस को लड़ भी जाओगे
और जीत भी जाओगे। सब कुछ डिपेंड है ब्रेन के ऊपर। साथियों, मैं कहूँ आपको कि आप कल से एक बैसाखी ले लो, उस पर चलो। चलना पसंद करोगे? मैं कहता हूँ एक व्हील चेयर ले लो, उस पर बैठो और चलो, ज़िंदगी निकाल दो उसके ऊपर। मैं कहता हूँ कि बिस्तर पर पड़े रहो, 24 घंटे पड़े रहोगे, नहीं मानोगे ना मेरी बात को, क्योंकि आप खुद से चल सकते हो। क्लियर है? और कोई भी नहीं चाहता कि उसके हाथ में जो है बैसाखियाँ हों, कोई भी नहीं चाहता कि उसको किसी पर डिपेंड रहना पड़े। सब अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं। उन परिस्थितियों में जो बहुत क्रिटिकल है वहाँ हम खुद पे डिपेंड है। क्लियर है? चोट लग गई, हम चाहते हैं कि हम खुद ठीक हो, खुद से चलें। तो ये भी तो एक चोट है, लीगल चोट है। यहाँ ऐसे विचार दिमाग में क्यों नहीं आते आपके? आप क्यों डिपेंड होना चाहते हो एडवोकेट्स के ऊपर? समझ मुझे यही नहीं आता है। वकील के भरोसे हम केस को लड़ सकते हैं बट जीत नहीं सकते। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। इसलिए आपको तैयारी खुद से ही करनी होगी। तैयारी खुद से नहीं करोगे तो केस को मत लड़ना, मेहरबानी करके। क्लियर है बात ये? और खुद से लड़ने का मतलब क्या है? हमारी अप्रोच सबसे पहले पॉजिटिव हो। तो मैंने आपको क्या कहा पहले स्टेप में कि अपने आप को, अपने मन को भय मुक्त करो। दूसरी बात है कि नियमित रूप से हमें जाना है ईश्वर के दरबार में। चाहे आप मानते हो किसी भी धर्म गुरु को, किसी भी देवी देवता को, किसी भगवान को, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। आप जाओ, अरदास करो कि प्रभु बचाओ, प्रभु रहम करो। और कई बार मैंने देखा है कि जब ईश्वर की शक्तियाँ हमारे साथ में खड़ी होती है तो मुसीबत बड़े से बड़ी हो, टेक्निकल हो, और जहाँ हमने उम्मीद खो दी हो, वहाँ पर वो शक्ति आके हमको जो है बचा लेती है। और डॉक्टर कई बार कहते भी है ना कि बेटा यहाँ दवा नहीं, अब दुआ काम करेगी, दुआ करो उसके लिए। और दुआएं काम करती भी। कई लोग बचे हैं जो मौत के मुंह में खड़े हुए थे। जब वो मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं तो ये तो मियाँ एक केस ही तो है, इससे हम बाहर क्यों नहीं आ सकते? तो आपको नियमित रूप से जो है ईश्वर की आराधना करनी है, वंदना करनी है। क्लियर है? तीसरी बात है कि अपना एक अलग रूम बनाओ घर के अंदर। आप लोग करते क्या हो? चलते रास्ते कोई आपके घर में एडवोकेट आ जाएगा, या घर में कोई आपका एडवोकेट है, या कोई पड़ोस में वकील है, वहाँ पहुँच जाओगे। आप जो है फाइल डिस्कस कर रहे हो उनसे, क्या मिलेगा इससे आपको? भाई आप पर केस हुआ है, इट इज़ नॉट अ जोक। सबसे पहले आपको ये काम करने ही नहीं है। जगह जगह जाके फाइल डिस्कस करना, जो आपके घर वाले हैं उनसे फाइल डिस्कस करना, और जो पड़ोस के एडवोकेट्स हैं या घर में कोई वकील आपके आ गया जो आपके रिश्तेदारी में है, उनसे केस डिस्कस कर रहे हो। क्या नीड आ रही है मुझे बताओ? क्यों ज़रूरत आपको आ रही है केस डिस्कस करने की? सबसे पहले हम तो स्टेबल हों, हम तैयार तो हों मेंटली केस को लड़ने के लिए। हम वही तैयार नहीं है। हम लोग भय मुक्त नहीं है। सर्वप्रथम क्या करना है? अपने आप को भय मुक्त, देन ईश्वर की वंदना। तीसरी बात, स्थान का चयन जहाँ हमें अभ्यास करना है, वो स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर जिस भी देवी देवता को मानते हो या भगवान को मानते हो, उनका एक चित्र लगा होना चाहिए। उससे बहुत बल मिलता है कि कोई साथ नहीं है मेरे, बट प्रभु मेरे साथ है। क्लियर है बात ये? साथियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा हमें वहाँ से मिलती है। चुनाव सही कर लोगे तो आप जीत जाओगे। भाई भगवान कृष्ण के पास कौरव भी गए, पांडव भी गए। कौरवों ने क्या मांगा? उनकी सेना। और पांडवों ने क्या मांगा? खुद साक्षात प्रभु कृष्ण को। और कॉमन सेंस की बात थी, जब खुद प्रभु हमारे साथ है, जब खुद भगवान हमारे साथ है, तो उनकी सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तो आपको चयन करना है किसका? अपने आप का। आपको चयन करना है विश्वास का, जो आपने खो दिया। आपको चयन करना है उस स्थिति का जो आपको भय मुक्त कर दे। क्लियर है बात है? अगर आप भय मुक्त नहीं हुए तो आप लड़ नहीं पाओगे। एक अपना प्रॉपर कमरा है, बिल्कुल साफ़ है, और ईश्वर अपने साथ है, फिर आप तैयारी शुरू करो। चाहे कोई भी ट्रैप हो, सीबीआई हो, एसीबी हो, विजिलेंस हो, सबका पैटर्न एक जैसा है। जो मैं आपको हमेशा कहता आ रहा हूँ, देयर विल बी अ रिपोर्ट। रिपोर्ट तो हर केस में होगी ही होगी। और रिपोर्ट में क्या है कि ये आदमी इस काम के लिए पैसे मांग रहा है, ये आदमी जो है परेशान कर रहा है, मैं रुपये देना नहीं चाहता हूँ, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। ये तो रिपोर्ट है, और क्या है? तो रिपोर्ट में बेसिक फैक्ट्स मिल जाएगी आपको। फिर उस रिपोर्ट में क्या होता है? वेरिफिकेशन। एक रिकॉर्डर सौंप देंगे, कंसेंट परिवादी को या तकरारदार को, जाओ रिकॉर्डिंग करके लेकर आओ। वो रिकॉर्डिंग करके लेकर आएगा, उसके बाद उसको वो सुनेंगे और डिमांड जो है वो कंफर्म करेंगे। अल्टीमेटली वो लोग बना लेंगे वेरिफिकेशन रिपोर्ट। क्लियर है? और उसके बेसिस पे एफआईआर काट देंगे। तो इस पूरे सीक्वेंस के अंदर जो डिमांड है वो महत्वपूर्ण है। मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि डिमांड जब तक साबित नहीं है, डिमांड जब तक कंफर्म नहीं है, डिमांड जब तक स्पष्ट नहीं है, इन दैट सिनेरियो मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर द कन्विक्शन। और हर मामले में एजेंसी की प्रायोरिटी यही रहती है
कि पड़ताली पंचनामा के समय या सत्यापन कार्रवाई के समय या वेरिफिकेशन कार्रवाई के समय हमें हर रूप में डिमांड कन्फर्म करनी है। इसमें कई जजमेंट आए। रिसेंट जो फैसला है वो है 27/11/2024 का, दादा साहिब बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, कि अगर आपका वॉइस मिल भी जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉइस पॉजिटिव भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर ट्रांसक्रिप्शन से डिमांड इंडिकेटिव नहीं है, डिमांड जो है वो क्लियर निकल के नहीं आ रही है, डिमांड जो है वो ब्रेकेज हो रही है, डिमांड अस्पष्ट है, कनेक्टिंग कहीं से लिंक नहीं आ रहा है, देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और यही बात जो है सस्टेन करी ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का। जजमेंट है 24 मई 2023 का। जब फैसले हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते उसको? सिंपल सी बात तो है, आप क्या करो, एक कॉपी लो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं नोट्स के अंदर, कि एक पेपर ले लिया अपन ने, जैसे एक शीट ले ली, इसके 2 हिस्से कर दो आप, इधर लिखो फैक्ट्स, इधर लिखो सच्चाई। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई अगर ऐसा फैक्ट है जो बिल्कुल ही झूठा है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास प्रमाण है, तो डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। उदाहरण के लिए वो रिपोर्ट में लेता है कि भाई मेरा ये काम पेंडिंग है, इस काम के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि फैक्ट क्या है, ये काम आपने 10 दिन पहले 20 दिन पहले कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट डिफेंस पॉइंट बन गया। और ये पॉइंट जो है अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, इसको अपन इनिशियल स्टेज पे कंसीडर करवा सकते हैं। क्लियर है बात ये? पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए एनेक्सर्स तैयार करने पड़ेंगे आपको, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद आता है प्री ट्रैप, वो पढ़ना है पूरा आपको, उसके लिए अलग फ़र्द बनती है, जिसमें जो कंसर्न नोट है उस पर लगाते हैं फिनोक्सिलिन पाउडर, या कुछ ऐसे भी जोन है, जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र जोन, वहाँ लगाते हैं एंथ्रासिन पाउडर। उसके बाद मेन कार्रवाई होती है जिसमें वापस से डिमांड है, वापस से मनी का जो है टेंडरिंग है, उसके बाद मनी की रिकवरी है, जिसने मनी को एक्सेप्ट किया, और उसके दौरान ये मालूम पड़ता है कि डिमांड क्या है, किन किन लोगों ने ये पैसा टच किया या किन को ये पैसा दिया गया, किसके जो है कहने पे दिया गया, और अंतिम रूप से फाइल जाएगी सैंक्शन अथॉरिटी के पास में, और ये बना जाएगी बेसिस ऑफ चार्जशीट एंड फर्दर प्रोसिक्यूशन। तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट पर काम करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें काम करना है रिपोर्ट पे, देन वेरिफिकेशन पे, देन जो रिकॉर्डिंग है वेरिफिकेशन की उस पर, इसके साथ साथ जो FIR उस पर काम करना है, फिर हमें काम करना है प्री ट्रैप पे, फिर हमें काम करना है पोस्ट ट्रैप पे, देन हमें काम करना है पोस्ट ट्रैप की रिकॉर्डिंग्स पे, फिर हमें काम करना है रिकवरीज पे इफ़ एनी फ्रॉम यू, फिर हमें काम करना है सैंक्शन पे, देन हमें काम करना है चार्जशीट पे। ये सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, नोट्स जो है बनाते चलो। जब ये नोट्स बन जाए पूरे आपके, तो आप केस जीत गए 40% से ऊपर, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि इस केस में कमियाँ क्या है। बार बार जो है चीज़ों को पढ़ो, और अगर स्टेटमेंट है, अगर आपको मिल गया चार्जशीट, उसको पढ़ो, उस पर नोट्स तैयार करो कि हु इज़ द आई विटनेस, हु इज़ द एयर से एविडेंस। आई विटनेस मीन्स किसने केस को देखा है। और आपको मैं ये बात शर्तिया कहता हूँ, चाहे CBI ट्रैप हो, चाहे विजिलेंस ट्रैप हो, चाहे ACB ट्रैप हो, एक तो होता है परिवादी और एक होता है शेडो विटनेस। यही होते हैं इस केस में आई विटनेस, बाकी मैक्सिमम जो होते हैं दे आर द हियर्स एविडेंसेस। क्लियर है? तो आपको हर एक पॉइंट पे जो है दिमाग लगा के चलना है। उसके अलावा वॉइस की स्थिति क्या है फाइल पर, और जो कंसर्न ट्रांसक्रिप्शन उसकी स्थिति क्या है, कोई ऐसा पार्ट तो नहीं जो मैनिपुलेट हुआ, एडलेस हो गया हो, ओमिट कर दिया गया हो, रिकॉर्डिंग पूरी हुई या कुछ हिस्से की हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें काम करना होता है, और इस पैरामीटर पर काम करके हम एक प्रॉपर ब्रीफ रेडी कर पाएंगे। इसके बाद आप जाओ टू सीक द वैल्यूएबल ओपिनियन ऑफ एडवोकेट। जब आप जाओगे तो आपके पास तैयारी पूरी है। अब करना क्या है, ऐसे फैक्ट्स के ऊपर आपके एडवोकेट साहब जो है बता पाएंगे आपको, और उसके बाद इसका एक प्रॉपर डिफेंस लाइन बन जाएगा कि हमें जब भी केस को लड़ना है तो डिफेंस क्या रहेगा हमारा। क्लियर है बात है? उसको हम कहते हैं डिफेंस ब्रीफ। और डिफेंस ब्रीफ का बेनिफिट क्या है कि हमें क्वेश्चनिंग पे जाना है, डिस्चार्ज में जाना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार लड़ना है केस को, ये सारा आइडिया मिल जाएगा आपको। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे केस को कैसे लड़ोगे आप। साथियों, आज के टाइम पे हम कुछ घटनाओं को देखते हैं जो इतिहास में हुई। उदाहरण के लिए युद्ध लड़े गए, पर हर युद्ध के पीछे एक स्ट्रेटेजी थी कि अटैक कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस तरह से हमें हमला करना होगा, जीतना होगा। तो वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ अप्लाई करनी है कि जब केस बना तो कहीं ये तो नहीं कि मैनिपुलेशंस कराओ परिवादी ने, कहीं ये तो नहीं कि परिवादी जो है संपर्क में रहो एंटी करप्शन ब्यूरो के या CBI के, कहीं ये तो नहीं कि इसको कोई सलाह मिल रही हो बाहर से। तो ये सब पैरामीटर को आपको रूल आउट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि कंसर्न्ड व्यक्ति जो है संपर्क में है CBI के, तो उस कंडीशन में उसकी कॉल लोकेशन और कॉल डिटेल को भी जो है मंगवाया जा सकता है। ऐसे कई जजमेंट जो है हुए हैं, तो इसलिए आपको उन पर जोर देना होगा। अगर हम ही जोर नहीं देंगे, चीज़ों को कैजुअल लेंगे, अवॉइड करेंगे, तो कोई बचा नहीं पाएगा आपको। तो आपको अभ्यास करना है हर एक पॉइंट के ऊपर, और हर एक फैक्ट को जब आप पढ़ो तो वो एक फैक्ट नहीं है, उसमें क्वेश्चन अनालाइज करो कि वास्तव में ऐसा हुआ था क्या, वास्तव में ऐसी स्थितियाँ एग्जिस्ट करती हैं क्या। अगर आपने फैक्ट्स पर ही क्वेश्चंस को ड्राइव कर लिया और हर एक फैक्ट को सस्पेक्ट करने का पूरा प्रयास किया और उस पर सफलतम रूप से आपने एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पर हम लड़ने की स्थिति में होंगे। जब तक आप खुद लड़ने की स्थिति में नहीं हो, आप वकील के पास चले जाओ, 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे 20 घंटे आप डिस्कस करते रह जाओगे, कुछ आपको हासिल नहीं होगा।
अगर आप चाहते हो कि आपको हासिल हो तो आप खुद से मेहनत करो। तो आज से आप कसम खा लो कि हम खुद से मेहनत करेंगे। नंबर 2, ब्रीफ को रेडी करेंगे। ब्रीफ को रेडी करने के बाद में ही हम एडवोकेट के पास जाएंगे फॉर हैविंग द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द केस, ताकि हमारा डिफेंस ब्रीफ जो है रेडी हो सके। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें करना क्या है, डिस्चार्ज में जाना है, क्वेश्चनिंग में जाना है, या हमें जाना है ट्रायल के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो खुद से करनी होगी आपको, और कोई बड़ा काम भी नहीं है। करना क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है, और वर्कआउट कैसे करना है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर। तो डरोगे ना, वादा करो मुझसे, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है। कई लोग फंस गए, हम निकलेंगे। क्लियर है बात ये? अगर हम इनोसेंट हैं तो हम निकलेंगे भी, पर इनोसेंट मानते हुए ही अपने आप को आपको पोर्ट्रे करना है। इनोसेंट मानते हुए ही आपको अपने आप का पक्ष कोर्ट में रखना है। क्लियर है बात ये? घबराना कहीं भी नहीं है। विश्वास रखें ईश्वर पे, अपने आप पे, निकल जाओगे। इतने लोग बरी हुए हैं ना, वो कैसे हुए? इसी रास्ते से बरी हुए। तो इसलिए एक एक एविडेंस को आप स्क्रूटनाइज करो, एनालिसिस करो, डिफेंस ब्रीफ रेडी करो, ताकि एंड तक केस का फेट क्या रहेगा वो आपके क्लच में हो, आपके संज्ञान में हो। एंड आई वॉन्ट टू से यू आर द कैप्टन ऑफ टीम। हम लोग कैप्टन नहीं है, आप कैप्टन हो। आप चूज़ करो कि मुझे केस में कैसे जो है आगे बढ़ना है, मुझे कैसे ब्रीफ करना है, मुझे कैसे एनालिसिस करना है, मुझे क्या डिफेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। वो डिफेंस जो मैं सोच रहा हूँ वास्तव में वो सूटेबल है या नहीं है, ये खुद से सोचो आप। जो उत्तर आपको रीजनेबल दिखे वो ही सही उत्तर है। क्लियर है बात? है उसके बाद आप राय लो एक्सपर्ट्स की, ताकि आपको जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कोर्ट में आएगी वो ना आए, और आप इजीली जो है अपने केस में वर्कआउट कर सको। क्लियर है? तो चीज़ें हैं बहुत छोटी बट हैं टेक्निकल। क्लियर है? तो इसलिए आप इनको समझो, वर्कआउट करो, खुद से तैयारी करो और आगे बढ़ो। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे ही होंगे।